हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 का रीड नंबर 1 ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके पहले जो पैराग्राफ था उसकी जो अंतिम लाइन थी वो ये थी, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है द माइंड इज़ द रैशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू। अब माइंड क्या है? इज़ अ रैशनल लॉजिकल पार्ट। रैशनल और लॉजिकल एक ही चीज़ है, एक ही इनका मीनिंग है। ये तर्कयुक्त हिस्सा है। माइंड क्या है? आपका तर्कयुक्त हिस्सा है ऑफ यू, आपका ही हिस्सा है। दैट हेल्प्स, जो कि मदद करता है यू, आपकी मदद करता है टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस। टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस का मतलब इमोशन यानी भावनाओं के प्रभाव में आए बिना आप चॉइसेस कीजिए, मतलब विकल्प चुनिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ज़्यादातर लोग भावनाओं के प्रभाव में आकर चॉइस मेक करते हैं, मतलब वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। जबकि अगर आप भावनाओं के प्रभाव में ना आकर काम करें तो आप कभी भी न्यायिक रूप से काम करते हैं। भावनाओं के प्रभाव में आने का मतलब ये है कि यदि आपको दूसरों में गलतियां दिख रही हैं, ठीक है, तो आपको अपने अंदर या अपनों के अंदर भी गलतियां दिखनी चाहिए। ठीक है, आप अगर नहीं देख पा रहे अपने अंदर और अपने परिजनों के अंदर गलतियां, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भावना के प्रभाव में हैं और वो भावना है मोह। ठीक है, वो कैसी भावना है? तो आप उनसे बहुत प्रेम करते, लगाव रखते हैं, आपको उनकी फ़िक्र है, आप ये सब भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं के प्रभाव में आकर आप एक डिसीजन लेते हैं, चॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब इतना दुनिया में लोगों के बीच में मतभेद है, क्योंकि अगर हर इंसान सबको समान रूप से देखने लगे बिना भावनाओं के प्रभाव में आए हुए, तो हो सकता है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में, कंट्रीज़ की बात कर लो, वो बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं है। तो वो यही है कि लोगों की भावनाएं हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो अनइमोशनल चॉइसेस लेने में, एक तरह से विकल्प चुनने में, ये आपका जो माइंड है वो मदद करता है, क्योंकि वो माइंड हमारा क्या है? लॉजिकल पार्ट है। वो सर्कमस्टांसेस के बेस पर डिसीजन लेने में सक्षम होता है हमारा, क्योंकि उसकी उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैपेबिलिटी। ठीक है, तो एक तो अनइमोशनल चॉइसेस हम बना सकते हैं, यानी बिना इमोशन के प्रभाव में आए, बिना भावनाओं के प्रभाव में आए हम क्या कर सकते हैं? चॉइस ले सकते हैं। टू स्टोर, और क्या कर सकते हैं? हमारा माइंड क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। हमारे अंदर वो स्टोर कर सकता है, या हम स्टोर कर सकते हैं, या रिट्रीव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। वापस लाना या वापस लेना, क्या इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या मतलब हुआ इसका भाई? आप माइंड में क्या करते हैं? नॉलेज को स्टोर करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे रिट्रीव करते हैं, मतलब उस नॉलेज को फिर वापस यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें माइंड आपको हेल्प करता है। एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, और आपको माइंड हेल्प करता है ऑर्डर देने में भी। आप किसी को ऑर्डर दें, ठीक है, या काम को व्यवस्थित तरीके से चलाएं, उसमें भी माइंड हेल्प करता है। कैलकुलेट, गणना करने में, गिनती करने में, जोड़ घटाव करने में, ठीक है, हिसाब किताब करने में भी आपको माइंड हेल्प करता है। ठीक है, इट इज़ द काउंटर पार्ट टू द इमोशंस। माइंड क्या है? माइंड एक काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है? तो समरूप। ठीक है, एक जैसा ही है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में जो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो गए। मतलब दोनों की पदवी, दोनों का जो ओहदा है वो सेम है, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा माइंड होता है वो काउंटर पार्ट है किसका? इमोशंस का। वो समरूप है, उसका भी ओहदा इमोशन के जितना ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो काउंटर पार्ट यानी समरूप को बोलते हैं। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरैक्शन। अच्छा,
अब दोनों के बीच में क्या होता है इंटरेक्शन, मन के बीच में, इट का मतलब यहाँ पर मन, मन का मतलब माइंड, तो माइंड के बीच में और इमोशंस के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अब ये इंटरेक्शन क्या है, जैसे कि आप को एक एजुकेशनल प्रोग्राम में बुलाया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, कई टीचर भी आ रहे हैं, वन बाय वन कुछ ना कुछ स्पीच दे रहे हैं, और उनके स्पीच के फिनिश हो जाने के बाद बच्चे भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और इस तरह से टीचर उनका जवाब दे रहे हैं, टीचर भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से, बच्चे भी जवाब दे रहे हैं। तो ये एक तरह का इंटरेक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। इंटरेक्शन का मतलब फिर से बता देता हूँ, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। तो एक गुड एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इंटरेक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया की, किसके बीच, देखते हैं आगे, इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड इमोशंस। एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है माइंड और इमोशन के बीच के इंटरेक्शन का, और वो एग्जाम्पल है इज एग्जाम नर्व्स, वो एग्जाम्पल है एग्जाम नर्व्स का। एग्जाम नर्व्स का मतलब क्या है, तो नर्वसनेस कॉज्ड बाय एग्जाम, मतलब जब एग्ज़ाम पास आने लगती है या तो एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं, तब आपके मन में एक नर्वसनेस छा जाती है जो कि शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। नर्वसनेस का मतलब एक तरह का घबराहट, ठीक है, एक घबराहट, वो एग्ज़ाम के टाइम घबराहट हो तो उसको क्या बोलेंगे, एग्ज़ाम नर्व्स, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों इसको एक अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है, इमोशन और माइंड के बीच में बातचीत करना एक बहुत ही एक सामान्य प्रक्रिया है, और उसका एग्जाम्पल है एग्ज़ाम नर्व्स। तो ऐसा क्यों बताया गया है, तो उसके बाद में ये जो लाइन्स आएंगी उसमें ये समझाया गया है। योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ हेल्प्ड यू रिटेन व्हाट यू हैव रिवाइज्ड। अब आपकी जो मानसिक क्षमता है, मेंटल कैपेसिटी, उसने आपकी हेल्प की, ठीक है, आपकी हेल्प की रिटेन करने में। देखो, रिटेन करना का मतलब होता है बनाए रखना, संभाल के रखना, ठीक है। तो अगर आप मन में कोई चीज़ बनाए रखते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर रिटेन का मतलब क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेन का मतलब है इस चैप्टर में याद रखना। कोई चीज़ मन में बनाए रखते हो, इसका मतलब याद रखते हो। तो जो भी आप रिटेन करते हैं, व्हाट यू हैव रिवाइज, जो भी आपने रिवाइज किया, ठीक है, जो भी आपने रिवाइज किया उसको रिटेन करने में किसने मदद की, तो मेंटल कैपेसिटी ने, ठीक है। यू नो योर स्टफ, आप जानते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या याद रखा है। यू नो योर स्टफ, आप तो जानते ही हैं। यहाँ पे स्टफ का मतलब चीज़, वस्तुएं, चीज़, ठीक है। तो आप जानते हैं आपकी चीज़ें, आपने क्या किया, कैसे तैयारी की। बट व्हेन यू एंटर द एग्ज़ाम रूम, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हैं एग्ज़ाम रूम में, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, और जब आप इमोशनल होने लगते हैं, ठीक है। अब इमोशनल, भावनात्मक कैसे हो जाते हैं आप, तो कैसे, तो बाय एक्सपेक्टिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड इमेजिनिंग फेलियर्स। तब आप डिफ़िकल्टीज़ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और ये पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहीं डिफ़िकल्ट आ गया तो जो मैंने पढ़ा नहीं है वो आ गया, तो मैंने तो अच्छी पढ़ाई की है, मैंने तो अच्छी तैयारी की है, कहीं दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो। ऐसी बहुत सारी जो भावनाएं होती हैं वो धीरे धीरे आपके मन में उमड़ने लगती हैं। एंड इमेजिनिंग फेलियर, और आप क्या करने लगते हैं, फेलियर भी इमेजिन करने लगते हैं। तब आप क्या होने लगते हैं, भावनात्मक। एक्चुअली ये सब सोच है, देखो अभी आप भावनात्मक नहीं हुए हैं, अभी आप इमोशनल नहीं हुए, पहले ये सोच आप अपने मन के अंदर आने दे रहे हो, जो मन सोच रहा है ऐसी। देखो ये मन का काम है, एक्सपेक्टेशन करना ये मन का काम है, इमेजिन करना मन का काम है। पर जब मन ने ये इमेजिन कर लिया तो उसके बाद जो भावनाएं आपके मन में उमड़ रही है वो क्या है, तो आपको रोना आ रहा है, आपकी चिंता बढ़ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको घबराहट सा फील हो रहा है, ये सब भावनाएं हैं, ये रिजल्ट है इन सब सोच का। तो समझ रहे हैं आप, एग्ज़ाम में मन क्या क्या कर रहा है, तो आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है। मन का तो काम ही ये है कि आपको वो क्या बताएगा, पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ों पे आप मतलब मन की सारी बातों को मानना आप स्टार्ट कर दें, ये आपकी चॉइस है। और अगर आप भावनात्मक हो गए, यानी कि इमोशनल हो गए, तो फिर आप मन जहाँ आपको ले जाएगा आप चलते रहेंगे। मन कभी आपको दुखी करेगा, कभी आपको खुश करेगा, कभी आपको रुलाएगा, कभी आपको ईर्ष्या का भाव आपके मन में लाएगा, कभी क्रोध लाएगा। तो इस तरह से आप मन के कंट्रोल में हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है ऐसा, जब एक्सपेक्टेशन आप करने लगते हैं, फेलियर इमेजिन करने लगते हैं, तो आप इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन। और अचानक से क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से
द केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, जो आपने बहुत ही ध्यान से इन्फॉर्मेशन, जो ज्ञान आपने स्टोर किया था मन में, इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, अब वो आपके लिए उपलब्ध नहीं है। आपका मन ही आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आपका ही मन है पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। उसका रीज़न क्या? तो रीज़न साफ है, योर इमोशंस हैव बार्ड द वे टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर। आपकी भावनाओं ने क्या किया है? बार कर दिया है। बार का मतलब क्या होता है? रोक दिया है, अवरोध पैदा कर दिया है। देखिए बार आपने सुना होगा, बारी, खिड़की को हम बारी भी बोलते हैं ना, ठीक है, क्यों बोलते हैं? तो वैसे तो खिड़की में मतलब खिड़की वुडन होता है, लकड़ी का बना हुआ हो या लोहे का, जो भी हो, पर उसके पहले हम एक स्ट्रक्चर रखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो रॉड होते हैं, आयरन रॉड, जो सलिए होते हैं या तो उसके जैसे, हम ऐसे बार बना देते हैं। बार का मतलब कोई भी बाहर की चीज़ अंदर ना आए, ठीक है, और अंदर की चीज़ या व्यक्ति या कोई बड़ी वस्तु बाहर ना जाए। तो इस तरह से हमने क्या किया? एक अवरोध पैदा किया है खिड़की में, वो बार, वही हमने बार किया है, ठीक है। इस चीज़ को हम बार भी बोलते हैं, जो सरिया होता है ना, उसको हम बार भी बोलते हैं, ओके। तो बिल्कुल मन में ऐसा ही है। मन में देखो आपने क्या किया, एक जगह बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन पढ़ाई किया, आपने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम में बैठे और हुआ क्या? हुआ ये कि आप के अंदर भावनाएं पैदा होने लगी। ये देखिए आपकी भावनाएं, ये भावनाएं पैदा होने लगी। अब इन भावनाओं ने क्या किया है? एक तरह से बार कर दिया है। अब आप कुछ लेना भी चाहते हैं, यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं, पर ये जो स्टोर्ड जो इन्फॉर्मेशन है आपके मन के अंदर, वो आ ही नहीं पाएंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पर तो बार लग गया है, यहाँ पे तो रुकावट है। और ये कौन सी रुकावटें हैं? ये वही आपकी भावनाएं हैं, ठीक है। तो भावनाएं मतलब फेल हो गया तो गुस्सा आना, घबराहट पैदा हो जाना, ये सब, और उसकी वजह से आपका मन आपको आपका ही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता वापस, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, योर इमोशंस हैव बार्ड द वे। आपके इमोशन ने क्या किया है? उस रास्ते को बार कर दिया है, रोक दिया है, उस रास्ते को एक तरह से उसमें अवरोध डाल दिया है टू योर इनर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप अपने अंदर के इन्फॉर्मेशन स्टोर में जा सकें। उसी ने रोक दिया है आपको, आप जा ही नहीं सकते अंदर, ठीक है। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब आप बताइए कि आप इन नीचे दिए गए वेज में से, तरीकों में से या तरीके से क्या आप रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं? देखते हैं। यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। क्या आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान देने में या कई चीज़ों पर ध्यान देने में आपको डिफ़िकल्टी होती है? यस या नो आप जानते हैं, ठीक है। फिर है योर मेमोरी इज़ लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली। क्या आपकी मेमोरी, क्या आपकी याद शक्ति लेटिंग यू डाउन, लेट यू डाउन का मतलब क्या आपको, आपकी याद शक्ति आपको ही उदास करती है, आपको ही नाराज़ कर देती है, या तो आपको ही नीचा दिखा देती है फ्रीक्वेंटली, हर बार, कई बार। यहाँ पर लेटिंग डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट करना। क्या आपको ही एक तरह से वो निराश कर देती है, आपकी ही मेमोरी? ऐसा होता है। तो लेट डाउन मतलब निराश कर देना। ऐसा होता है या नहीं, आपको ध्यान रखना है मन में। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैन नॉट ग्रास्प अ क्लियर थॉट। आपको आपके माइंड में लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, डिफरेंट मतलब बहुत ही अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, बट कैन नॉट ग्रास्प अ क्लियर थॉट, लेकिन आप एक क्लियर, स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट विचार नहीं ग्रास्प करते, मतलब नहीं समझ पाते। मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती है आपके मन में कभी कभी, लेकिन आप एक स्पष्ट विचार नहीं समझ पा रहे कि आखिर किस पर ध्यान दूँ, क्या समझूँ, ठीक है। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड। और क्या आप हमेशा अनडिसाइडेड रहते हैं, मतलब निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहते दीज डेज, आजकल, इन दिनों। एंड दिस इज़ अनटिपिकल फॉर यू। और ये आपको लगता है कि ये अनटिपिकल है। अनटिपिकल का मतलब एबनॉर्मल, मतलब एक तरह से असहज है। आपको लग रहा है कि पहले ऐसा नहीं होता था, ये असामान्य चीज़ है मेरे लिए, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब होने लगा है। तो एबनॉर्मल आपको लग रहा है क्या, कि अरे मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, पहले तो मैं डिसीजन ले लेता था, आज तो ऐसी स्थिति है कि कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये आपके लिए अनटिपिकल है। आपको क्या लगता है ऐसा?
यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क, आप कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। दैट यू वर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर, और वही काम आप पहले जल्दी करने में आप सक्षम थे। यू आर एबल, आप सक्षम थे, योग्य थे, टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर, बहुत ही जल्दी आप काम कर लेते थे पहले, लेकिन अब वही काम करने में आपको ज़्यादा समय लगता है। लॉन्गर, टास्क का मतलब कार्य। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स बट डोंट फिनिश एनी, आप बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। डोंट फिनिश एनी, कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है फिर से आप पढ़िएगा घर पे और पता कीजिएगा कि क्या चल रहा है आपके माइंड में, और यस या नो पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए। और इफ़ यस, अगर यस है, इन सब सवालों का जवाब यस है, देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू। तब समझ लीजिए कि आपके अंदर उपस्थित है मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, और ये उसका साइन है। साइन का मतलब ये उसका लक्षण है, ठीक है, संकेत भी कह सकते हैं। ये आपके अंदर रहा हुआ मेंटल स्ट्रेस का एक संकेत है, ध्यान रखिए। द बेटर यू डील विद स्ट्रेस, जितना अधिक आप स्ट्रेस से डील करेंगे, द लेस योर मेंटल कैपेबिलिटी विल बी अफेक्टेड, कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। जितना आप इस मेंटल स्ट्रेस से डील करेंगे, मतलब उसका सामना करेंगे, उतना ही कम मेंटल कैपेसिटी अफेक्ट होगी, मतलब उतना ही कम असर मेंटल कैपेसिटी पर होगा। तो डील कैसे करना ये बताया जाएगा अब आपको आगे। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेजिलियंस। स्ट्रेस रेजिलियंस, ये जो नीचे दिए गई एक्सरसाइज है वो आपकी हेल्प करेगी जिससे कि आप बेहतर स्ट्रेस रेजिलियंट बिल्ड कर पाए। स्ट्रेस रेजिलियंट का मतलब होता है कि स्ट्रेस से लड़ने की ताकत। रेजिलियंस का मतलब होता है ताकत। स्ट्रेस से लड़ने की ताकत, बेहतर ताकत आप बिल्ड कर पाएँ, और वो कैसे होगा, ये जो नीचे बताई गई एक्सरसाइज है ये, ठीक है। और क्या बताया, एक तो आप स्ट्रेस रेजिलियंस मतलब स्ट्रेस से लड़ने की ताकत बना पाएंगे, और रीबैलेंस, और क्या कर पाएंगे, फिर से संतुलन प्राप्त कर पाएंगे, अपने आप को संतुलित कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, इफ़ योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफ़र ड्यू टू स्ट्रेस, अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी पहले से ही स्ट्रेस की वजह से सफ़र होने लगी है, तो स्ट्रेस की वजह से पीड़ित है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज बताई गई है। थैंक यू।